सितंबर 2022 पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी बोस का स्टैचू लगाते हैं और जिसको लेकर हमारे एलीट क्लास लिब्रांडू एकेडमिक्स राइटर्स लॉयर्स सभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को लेटर लिखकर ये बोलते हैं कि नेताजी का परमानेंट स्टैचू इंडिया गेट पर कभी नहीं लगना चाहिए। हमारे इंडिया की एलीट क्लास उतनी ही पेट्रियोटिक है जितना अनन्या पांडे के अंदर टैलेंट भरा हुआ है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute! इट्स माय टैलेंट। हमारे इंडिया की एलीट क्लास तिलक जी को एक्सट्रीमिस्ट बोलती है, सावरकर जी को अंग्रेजों का गुलाम बोलते हैं और उनके लिए सुभाष चंद्र बोस नाजीवादी थे और अंग्रेजों को भारत से भगाने का काम सिर्फ और सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी ने किया है। टेक्स्ट बुक्स में आजादी के बाद से हमें सिर्फ यही बताया गया है और इसी को लेकर कई ऑस्कर विनिंग मूवीज भी बनाई गई हैं जिसमें गांधी जी और नेहरू जी दोनों को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है कि उनकी चमक धमक में बाकी सारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों को नजर नहीं आते। और चलिए ये तो हुई लिब्रांडो की बात, लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की भी बिल्कुल कमी नहीं है जो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ नेहरू जी और गांधी जी को गाली देते रहते हैं। तो आज हम इतिहास में रही इन दो महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की आइडियोलॉजीज और उनके बीच के डिफरेंसेस और इन दोनों की भारत को आज़ादी दिलाने में कितनी बड़ी भूमिका रही है। ये सब जानने की कोशिश करेंगे बिना किसी लेफ्ट विंग और राइट विंग बायस के। तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली नेताजी के हमारी आज़ादी के कंट्रीब्यूशन को हमारी टेक्स्ट बुक्स में उतना इग्नोर किया गया है जितना इग्नोर तो शायद सलमान खान ने स्वरा भास्कर को नहीं किया होगा। हम सब ये जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा से भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उनको अहिंसा से इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने पूरे देश में चल रही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक चोरी चोरा में हुए वायलेंस की वजह से पूरे देश भर में कैंसिल कर दिया। वो मूवमेंट जिसने नमक कानून को समाप्त किया, वो मूवमेंट जिसने इंडिपेंडेंस पाने की एक ठोस सोशल नींव रखी। लेकिन गांधी जी शायद उस समय थोड़े बीमार थे जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंडियंस को ब्रिटिशर्स के लिए वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए भेजा। उस समय शायद उन्होंने अहिंसा से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रखा था। हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, ये फैसला बापू ने अकेले लिया। हमसे पूछा, हिंदुस्तानियों से पूछा, बापू का विश्वास, उन सिपाहियों से पूछा कभी? बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी। नहीं तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर 2 अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत लें। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है? नेहरू, कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। नेताजी की आइडियोलॉजी इसके बिल्कुल अपोजिट थी। ये नेताजी के खुद के शब्द हैं कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। हालांकि इतने ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बाद भी नेताजी गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। सुभाष चंद्र बोस ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। लेकिन 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके महात्मा गांधी जी से मतभेद हो गए, जिसके बाद न केवल उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एक और नया दल फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लिया। नेताजी का मानना था कि आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि हासिल की जाती है। तो चलिए ये तो थे नेताजी और गांधी जी के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वही है कि देश को आज़ादी दिलाने में बोस और गांधी जी की क्या भूमिका थी। तो गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ा मूवमेंट जो अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों को भारत से निकालने का था, वो लास्ट मूवमेंट 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो कि 1942 में शुरू हुआ, 1942 में फेल हुआ और 1942 में ही खत्म हो गया। तो अगर गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी तो 1942 से 1947 तक क्या हुआ? अंग्रेज 1942 में ही या 1943 में ही भारत छोड़कर क्यों नहीं चले गए? अंग्रेज भारत छोड़कर 1947 में ही क्यों गए? क्योंकि 1942 से 1947 के बीच दो बड़ी चीजें हुई। पहली, नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज और दूसरी रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी। तो चलिए एक एक करके इन दोनों का इतिहास जानते हैं। तो जी इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज, जिसका गठन सबसे पहले 1 सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान के साथ कोलैबोरेशन में बनाया था। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए इस आर्मी में शुरुआत में करीब 16,300 सोल्जर्स थे, जिसमें बर्मा और मलाया में रहने वाले स्वयं सेवक भी शामिल थे। और कालांतर में जापान ने 60,000 वॉर प्रिजनर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स थे, उन्हें भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद मोहन सिंह, जो उस समय आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ थे, और जापानीज के बीच मामला थोड़ा बिगड़ गया और आज़ाद हिंद फौज पूरी तरह से बिखर गई। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं तो वो टोक्यो रेडियो से एक घोषणा करते हैं कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए खुद संघर्ष करने होंगे।
और ये सुनकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को बोस से इंस्पायर होकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व उन्हें सौंप दिया और यहाँ से आज़ाद हिंद फौज का फेज 2 शुरू होता है। और इसी के साथ ही 21 अक्टूबर 1943 में बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सेनापति होने की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी और जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड भी इस सरकार को दे दिए। और जब नेताजी इन आइलैंड पर पहली बार पहुंचे तो उन्होंने अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नया नाम स्वराज्य द्वीप रखा। और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता को आज़ाद कराने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। और 1943 से 1945 तक आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी सारे युद्ध भी लड़े। और युद्ध खत्म होने के बाद 1945 और 1946 में अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के कैप्चर करे गए सोल्जर्स को रेड फोर्ट पर पब्लिकली ट्राई किया, पब्लिकली सजा दी और पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर हम आज़ाद हिंद फौज के कैप्चर किए गए सोल्जर्स को पब्लिकली सजा देंगे तो इंडियंस आज़ाद हिंद फौज के सोल्जर्स को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनको टेररिस्ट की तरह देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चाल अंग्रेजों की पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। इंडियंस इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को देशद्रोही की तरह नहीं बल्कि देशभक्त की तरह देखने लगे। और इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स का पब्लिकली ह्यूमिलिएशन देखकर लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि देश भर में दंगे होने शुरू हो गए। और इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे उनके अंदर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर नफरत पैदा होने लगी। और ब्रिटिशर्स के प्रति यही नफरत 19 फरवरी 1946 में बॉम्बे में दिखाई पड़ती है। जिस समय पर आईएनए के सोल्जर्स का पब्लिकली रेड फोर्ट पर ट्रायल चल रहा था उस समय रॉयल इंडियन नेवी में एक बड़ी बगावत शुरू हो गई जिसको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी बोला जाता है। और ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया कि इसमें 20,000 सेलर्स एंड 78 शिप्स जुड़ गए। सभी ने सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के सपोर्ट में नारे लगाए और इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स को तुरंत रिहा करने की डिमांड उठाने लगे। और इन इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सपोर्ट करने के लिए जो आम जनता भी सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी उन पर ब्रिटिश आर्मी और पुलिस ने हमला किया जिसमें करीब 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 1700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। अंग्रेजों के लिए इस समय हालात पूरी तरह से खराब हो चुके थे क्योंकि ठीक उसी समय कलकत्ता और दूसरे हवाई अड्डों पर भी पायलट्स ने प्रोटेस्ट कर रखा था अंग्रेजों के खिलाफ। और इन सारे विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा ये जॉन फ्रीमैन ने 1967 में ये कहा कि 1946 के विद्रोह ने 1857 के भारतीय विद्रोह की तर्ज पर दूसरे बड़े पैमाने के विद्रोह की आशंका को बढ़ा दिया था। ब्रिटिश को डर था कि अगर 2.5 मिलियन भारतीय सैनिक जिन्होंने विश्व युद्ध में भाग लिया था विद्रोह करते हैं तो ब्रिटिश में से कोई नहीं बचेगा। यानी कि कहानी का सार ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस हार के भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर गए। और इस बात को गांधी जी ने भी एक्नॉलेज किया कि इंडियन नेशनल आर्मी ने पूरे देश में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नया मोटिवेशन दे दिया है। और इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने भी एक्नॉलेज किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस को क्रेडिट दिया है इंडिया की इंडिपेंडेंस का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सत्ता में आने के बाद नेहरू जी ने टेक्स्ट बुक्स, मीडिया, हर जगह ये बताना शुरू किया, ये सिखाना शुरू किया कि देश को आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिली है। पर चलिए आज़ादी के 70 साल बाद फिलहाल की हमारी गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने सही में आज़ादी दिलाई है उनको एक्नॉलेज कर रही है। आपके इन सब पर पर्सनली क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।